तो चिल्ड्रन वी स्टार्टेड विद सेशन 5। मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई बिजनेस जो स्टार्ट होता है सिंगल ओनरशिप उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। व्हेन वी जॉइन हैंड्स विद 2 3 4 पीपल इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। और बड़ा बिजनेस करना होता है तो वी कॉल इट एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सारे पैरामीटर्स आई होप सो सबको क्लियर थे, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं थी। उसके बाद हमने एक स्टोरी पढ़ी थी और उस स्टोरी को हमने कंप्लीट किया था। हमने शायद ये लिख लिया था यहाँ पे कि मिस्टर प्रथम एंड ऑल दैट। हमको स्टोरी को यहाँ से स्टार्ट करना था कि ये जो प्राइस होती है शेयर की, शेयर क्या होता है, ये सारी बातें हम कर चुके थे। इजंट इट? चलिए, सॉरी मैंने लोगों को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, इसलिए लगता है नाराज हैं और अभी भी सो ही रहे हैं। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आपको दो बातें बहुत क्लियरली समझनी पड़ेंगी when we talk in context of shares and stocks, children. The first logical point is when a joint stock company is willing to get money from the public. So जब रिश्ता joint stock company and children investors जिसे आप पब्लिक बोलते हैं उनके बीच में होता है, this type of market is known as primary market. I repeat children, this type of market is known as primary market. So अपनी वर्कबुक में आप ये कॉम्पोजिशन लिख लें। A joint stock company has its relationship with the investors. In between कोई भी नहीं होगा। This relationship is hereinafter called as a primary market. Understood this everybody? कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है बच्चों? अब इस मार्केट में कंपनी लोगों तक अपने शेयर्स कैसे पहुंचाती है? द फर्स्ट प्रोसेस इज IPO. The full form of IPO is initial public offering, or we call it as offer as well. सेकेंड टाइम जब कंपनी अपने शेयर्स जीवन में कभी भी इशू करती है बच्चों, वी कॉल इट एज FPO, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफरिंग और ऑफर। मेनी अ टाइम व्हाट द कंपनी थिंक्स कि ढेर सारे लोगों को पकड़ना पड़ेगा, ढेर सारा एडवर्टाइजमेंट वगैरह मार्केट में इशू करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा झंझट का काम है। क्यों ना किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को पकड़ लें या दो चार बड़ी बड़ी कंपनीज को पकड़ लें, उनको अपने शेयर्स बेच दे और उनसे पैसा ले लें, और वो आगे पब्लिक को बेचे ना बेचे, पब्लिक की और उनकी अंडरस्टैंडिंग है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। दैट इज चिल्ड्रन नोन एज ऑफर फॉर सेल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी कुछ सेलेक्टेड लोगों को शेयर इशू कर देती है, और मेनी अ टाइम ये भी होता है कि इनका नंबर 50 से कम होता है, तो आप इसे बच्चों प्राइवेट कंपनी भी बोल सकते हैं। और अगर आपने डेफिनेटली बहुत लीस्ट नंबर ऑफ लोगों को अपने शेयर्स दिए हैं, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। बट क्योंकि जमाना इंटरनेट का चल रहा है, तो इसलिए आजकल ये जो IPOs होते हैं चिल्ड्रन, ये ऑनलाइन ही फिल किए जाते हैं। सो वी हैपन टू कॉल देम एज EIPO. E means electronic, IPO means initial public offering. फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? पक्का? तो गए वो जमाने जब नॉर्मल IPO चलते थे, आजकल तो EIPO चलता है, और इसमें हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, बटन मिलेगा आपको EIPO का, यू क्लिक दैट, एक ऑनलाइन फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप फॉर्म में सारी डिटेल्स भर दीजिए एंड यू हैपन टू अप्लाई फॉर द शेयर्स। अब कंपनी देखेगी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको शेयर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कंपनी डिविजन करती है 3 कैटेगरीज में शेयर होल्डर्स का। दे आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, दे आर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड दे आर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अगर कोई कंपनी अपने शेयर बेचती है बच्चों, और कोई कंपनी ही दूसरी तरफ से उसके शेयर्स खरीदना चाहे, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस वाले शेयर्स बेच रहे हैं और टाटा वाले उसको खरीदना चाहें, तो दे आर कॉल्ड एज टाटाज आर कॉल्ड एज QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। मिस्टर रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, ये जो रिच इंडिविजुअल्स हैं, अगर ये खरीदना चाहते हैं तो वी कॉल दीज पीपल एज NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड RIs स्टैंड फॉर
रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे आपके जैसे लोग जो लाख 2 लाख 50,000 ये सब बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज आरआईज। तो प्राइमरी मार्केट की कहानी यहां तक समझ में आ गई सबको बच्चों? यहां तक कहानी समझ में आ गई? चलिए, अब ये जो शेयर होता है ना बच्चों, इस पे सो कॉल्ड कागज के टुकड़े पे कंपनी का नाम लिखा होता है और एक वैल्यू लिखी होती है विच इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। आई रिपीट चिल्ड्रन, कॉल्ड एज व्हाट? फेस वैल्यू। मेनी अ टाइम्स कंपनी शेयर को फेस वैल्यू पे ही बेचती है, मेनी अ टाइम्स चिल्ड्रन कंपनी शेयर को फेस वैल्यू से ऊपर बेचती है। अलाउड नहीं है, बट बेचा करते थे किसी जमाने पे फेस वैल्यू से नीचे। तो बच्चों, फेस वैल्यू से नीचे जब ये शेयर बिकेगा, इसे कुछ बोलेंगे, जब ऊपर बिकेगा तो भी कुछ बोलेंगे, और बराबर बिकेगा तब भी कुछ बोलेंगे। अब ये होता क्या है? जब ये फेस वैल्यू के बराबर बिक गया तो आप इसे बोलेंगे इशू एट पार। जब ये फेस वैल्यू से ऊपर बिकेगा बच्चों, तो इसे नाम दे दिया जाएगा प्रीमियम का, और जब ये फेस वैल्यू से नीचे बिकेगा तो इसे नाम दे दिया जाएगा डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 14 रुपये में बेचा तो प्रीमियम, 10 का शेयर 10 में बेचा तो पार, और 10 का शेयर 9 रुपीज में बेच दिया तो डिस्काउंट। अब आप कहेंगे सर, कंपनी को कोई टॉमी और मोती ने काटा है कि ये बराबर में या कम में बेचें? हमें तो लगता है कि कंपनी हमेशा ज्यादा में बेचेगी। इट इज नॉट अ ट्रू फैक्ट स्टोरी। ये डिपेंड करता है कि कंपनी की मार्केट में रेप्यूटेशन कैसी क्रिएट हुई है। इफ द रेप्यूटेशन इज वेरी 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 गुड, डेफिनेटली कंपनी विल बी एबल टू सेल द शेयर एट प्रीमियम। बेइज्जती हो रही है बाजार में या ज्यादा इज्जत नहीं है तो डिस्काउंट, और नॉर्मल सिचुएशन है तो पार। रियलिटी में जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके शेयर बच्चों प्रीमियम पे ही बिकते हैं। बट नए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली बच्चों, डिस्काउंट पे शेयर बेचना इंडिया में अब किसी कंपनी को अलाउड नहीं है। अब कंपनीज या तो प्रीमियम पे शेयर बेच सकती हैं या तो पार पे, बिकॉज अर्लियर इट वाज ऑब्जर्व्ड कि कंपनी लोगों को डिस्काउंट की लॉलीपॉप दिखाकर शेयर का पैसा लेकर भाग जाती थी, और लोग बेचारे अपने आप को फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से बचा नहीं पाते थे। तो इसलिए नए कंपनीज एक्ट में रूल बन गया, ईदर द शेयर्स वुड बी सोल्ड एट पार और एट प्रीमियम। और कंपनी को सबसे बड़ा फायदा क्या है? कल को जब कंपनी को डिविडेंड देना होगा, आई होप सो एवरीबॉडी नोज व्हाट इज डिविडेंड। जब कंपनी को डिविडेंड देना होगा तो कंपनी बच्चों डिविडेंड फेस वैल्यू पे ही देगी। कंपनी डिविडेंड कभी भी इशू वैल्यू पे नहीं देती है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो फेस वैल्यू से ऊपर पे बेचा तो प्रीमियम, बराबर पे बेचा तो पार, और कम पे बेचा तो डिस्काउंट। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? जो आपकी वर्कबुक में प्रीमियम और डिस्काउंट लिखा है वो गलत नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट ठीक से बताया नहीं गया, और कोई बात नहीं है। तो सेबी वालों को मैंने ईमेल भी किया था कि इसको सही कर दो, बट अगेन सरकारी हिसाब किताब समय मिलेगा तो करेंगे। तो इसको आप अपडेट कर लीजिए बच्चों। ना चलिए, जो कंपनीज शेयर्स बेचती हैं ईयर एंड में, पैसा लेकर बिजनेस में लगाकर प्रॉफिट कमाकर डिविडेंड देती हैं, तो इससे दूसरे लोगों के अंदर चाहत आती है कि हमको भी शेयर मिले। तो वो लोग अपनी इस चाहत को कहाँ पे पूरा करेंगे? द आंसर इज सो कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर चिल्ड्रन? द मार्केट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट में जो रिश्ता क्रिएट होता है चिल्ड्रन, इट इज फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अदर इन्वेस्टर। तो आप पहले वाले इन्वेस्टर को नाम दे सकते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, और जो नया पर्सन इससे पैसे देकर शेयर्स खरीद लेगा, दैट कुड बी कॉल्ड एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर। सो इन दोनों के बीच का रिश्ता is known as a secondary market, and this activity is performed in a stock exchange. तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक सब्जी मंडी से बहुत प्रभावित रहता है और एक सब्जी मंडी की तरह ही काम करता है, जहां पे सब्जी की तरह शेयर बिकता है और सब्जी की तरह शेयर खरीदा जाता है। तो जस्ट लाइक पीपल गो टू स्टॉक वेजिटेबल मार्केट, पीपल गो टू स्टॉक मार्केट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड। पहले एक जमाना था जहां पे चीजें चला करती थी सो कॉल्ड ऑफलाइन मोड में, मतलब ये मैं आपको 90s की बात बता रहा हूँ।
और उसके बाद जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में आया चिल्ड्रन, 1992 में इसका सेटअप है। एक्टिवली ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग शेयर्स की 94 से स्टार्ट हुई, एंड ये दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था बच्चों जहां पे इंटरनेट ट्रेडिंग होती थी। हम यूएस जापान की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज व्हिच स्टार्टेड इंटरनेट ट्रेडिंग। नहीं तो उससे पहले दुनिया को पता ही नहीं था कि इंटरनेट ट्रेडिंग होती क्या है बेसिकली। गॉट इट क्लियर? और काफी मायनों में हमारे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस वर्ल्ड में 3rd 4th 5th 6th 7th रैंक पे भी आते हैं। सो अब ये ऑनलाइन ट्रेडिंग की जरूरत क्या पड़ी है, मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था आपके साथ, आज फिर बता रहा हूं आपको मैं। पहले ब्रोकर्स क्या करते थे, जो दलाल होते थे स्टॉक एक्सचेंज में, लोगों को चीट करते थे, क्योंकि टेलीफोन के थ्रू ही एक्सेस होता था और किसी को पता ही नहीं था कि बाजार में रेट क्या चल रहा है। तो पता लगा, फोन पे पता लगा कंपनी के शेयर का रेट है 10 रुपए, ब्रोकर ने बोल दिया 16 रुपए, तो भाई आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो आप 16 रुपए अपनी जेब से देके चले जाओगे हमको, और 16 रुपए में शेयर खरीद लोगे। तो अब गवर्नमेंट को जब लगा कि इतनी चोरी चकारी चल रही है, इतनी बदमाशी हो रही है, इतनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो रही है, तो सिस्टम को कुछ चेंज करना पड़ेगा। देन दे इन्वेंटेड दिस ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और अब तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शेयर का रेट नजर आता है, अब आपको कोई ब्रोकर चीट नहीं कर सकता। व्हाट इट क्लियर? तो वो जमाने ऐसे थे जहां पे मार्केट डेफिनेटली था तो बहुत बड़ा, बट उसकी पहचान उतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि लोग इतने ज्यादा एक्सेसिबल नहीं थे। आज भी इंडिया में अगर हम बात करें चिल्ड्रन, तो हार्डली, हम ये नहीं बोल सकते कि 50% लोग स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, हार्डली 2-3% आपको मिलेंगे, जिसमें डायरेक्ट स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेशन तो 1-1.5% के आसपास ही रहता है। इनडायरेक्टली थ्रू म्यूचुअल फंड एंड ऑल ये मिला के 3-4% है। और यूएस में तो 50% से ज्यादा आबादी स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करती है। और अगर हमारे यहाँ कहीं ये 30-40% या 10% भी हो जाए, तो सिस्टम भड़ाम से फट जाएगा पूरा का पूरा। गॉट इट? चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज अ सेकेंडरी मार्केट एंड व्हाट इज अ प्राइमरी मार्केट। दोनों मार्केट्स में बच्चों ब्रोकर्स के काम होते हैं, बट यहाँ पे ब्रोकर का सिर्फ काम होता है ये आपका फॉर्म भरवाना, पैसे का लेन देन करवाना, दैट्स इट। बट यहाँ पे ब्रोकर्स का जो काम है चिल्ड्रन, वो बहुत एक्टिव रोल होता है इनका, बहुत एक्टिव रोल। आपका शेयर खरीदवाना, उसका पैसा दिलवाना, सेटलमेंट और ऑल दैट पढ़ाऊंगा, वो सब परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आगे की बातें हैं सब। तो सबको ये समझ में आ गया व्हाट इज अ सेकेंडरी मार्केट? पक्का? चलिए, इसको भी अपडेट कर लिया होगा सबने। लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन नजर आ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू हायर देन फेस वैल्यू एंड लोअर देन फेस वैल्यू। तो वैल्यू कम है अगर तो डिस्काउंट, और ज्यादा है तो प्रीमियम। तो कंटेंट सही लिखा है, बट आदि ये जो शेयर बेचने जाएगा स्टॉक मार्केट में, वहां पे प्रीमियम और डिस्काउंट जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता बच्चों। प्रीमियम और डिस्काउंट वर्ड तभी चलता है जब जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर्स इन्वेस्टर्स को देती है। एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अगर नेक्स्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर को शेयर दे रहा है, सो वहां पे वर्ड हम प्रीमियम अंग्रेजी की भाषा में यूज कर सकते हैं, बट जो कंपनीज की लैंग्वेज में प्रीमियम है, जो लॉ में डिफाइंड है, वो ऐसा नहीं है। लॉ में जो डिफाइंड वर्ड है वो ये लिखा है, फेस वैल्यू एंड इशू वैल्यू का रिश्ता बराबर हो गया तो पार। इफ फेस वैल्यू इज लेस एंड इशू वैल्यू इज मोर, इट इज प्रीमियम, and if face value is more and issue value is less, it is discount. And these relationships children only exist in what is called as प्राइमरी मार्केट। ये सेकेंडरी मार्केट में वर्ड्स यूज ना के बराबर किए जाते हैं, और अगर किए भी जाते हैं तो सिर्फ इसका एक इंग्लिश कॉम्पोजिशन है कि भाई शेयर बड़े प्रीमियम पे बिक रहा है, मतलब हाई प्राइस पे बिक रहा है। बट जो प्रीमियम शब्द कंपनीज के लॉ में लिखा गया है, कंपनीज एक्ट में लिखा गया है, उसका मीनिंग बस यही होता है, शेयर बीइंग सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी टू द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जब नए वाले को बेचेगा प्राइस बढ़ाकर, अंग्रेजी में प्रीमियम होगा वो, बट लॉ की लैंग्वेज में वो प्रीमियम नहीं होता है। ओके, सो अष्टम पष्टम कितने हैं यहाँ पे लोग भाई? 12 रुपए में खरीद रहा है तो 10 शेयर कितने के हो गए? एक शेयर अगर 12 रुपए का है, 120 of rupees 12 per share. So for the whole year, the company makes an excellent profit and decide to distribute to the shareholders. Shareholders कितने थे बच्चों हमारे पास, ये सारे दोस्त मिला के 6 और 1 आदि ईच। व्हाट इट क्लियर? तो सबको 2-2 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा अगर मेरा वाला आप एग्जाम्पल ले लें तो। सो पीपल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिविडेंड चिल्ड्रन? तो बस डिविडेंड के लिए एक लाइन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, प्रॉफिट distributed among the shareholders
by the company. This is the simple meaning of the word profit. और ये डिविडेंड, और ये डिविडेंड एक ऐसा क्रेज है जिसकी वजह से लोग मार्केट में अट्रैक्ट होते हैं। डिमांड ज्यादा होती है किसी कंपनी के शेयर की, उसकी सप्लाई से बेचने वाले लोग कम है, खरीदार ज्यादा है, तो प्राइसेस गो अप। कंपनी के बारे में खराब न्यूज आ गई, डिमांड कम हो जाएगी उसकी, ऑब्वियस सी बात है प्राइस विल फॉल डाउन। कल सवेरे न्यूज आ जाए, मान लीजिए कि भाई चंद्रयान को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली, वहां पे गोल्ड डिपॉजिट्स मिले, और वहां पे चाइना के भी एक U2 करके घूम रहा है, यूयू करके कोई है, वो भी घूम रहा है, हमारा वाला भी घूम रहा है, 2-4 और भी घूम रहे होंगे, बट पता लगे कि वहां पे इन्हें मान लीजिए 10 करोड़ क्विंटल्स सिल्वर मिल जाए। गोल्ड बोलेंगे तो लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा, क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, सर हम भी जा रहे हैं सर। सिल्वर मिल जाए तो भाई ग्रैब रेस है, जिसको जो पहले मिल गया उसका हो गया। कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं चंद्रमा में, लॉजिक समझ में आ गया? कोई यूनाइटेड नेशंस तो है नहीं। हाँ, यूएस वाले हो सकता है वहां पे भी यूनाइटेड नेशंस खोल लें, बट अब क्योंकि 4 हम पहले हो गए, यूएस हो गया, रशिया हो गया, और चाइना हो गया, और इंडिया हो गया, अब ये 4 मिलके वहां का मून नेशंस बनाएंगे। जैसे यहाँ यूनाइटेड नेशन है, वहां पे मून नेशंस बन जाएगा, तो हमारी भी वीटो पावर हो जाएगी, भाई हम भी पहले थे 4 पहुंचने वालों में से। तो मान लीजिए 10 करोड़ कुंटल वहां पे सिल्वर मिल जाए, तो इन 4 कंट्रीज के बारे में लोगों को लगेगा भाई ये तो बड़ी इंटेलिजेंट कंट्रीज निकल गई, इनका तो स्पेस मिशन काफी सक्सेसफुल हो गया, इनके पास काफी वेल्थ आ गई, तो वो सब इंडिया में इन्वेस्ट करने आएंगे। इंडिया में इन्वेस्ट करने आएंगे, कोई रिलायंस का शेयर खरीदेगा, कोई मान लीजिए टाटा का शेयर खरीदेगा, कोई विप्रो का शेयर खरीदेगा, कोई मेरी कंपनी का शेयर खरीद ले, कोई आपकी कंपनी का शेयर खरीद ले। व्हाट विल हैपन? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा बच्चों? शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो शेयर का प्राइस जब बढ़ेगा तो मार्केट में होल्ड लग जाएगी, सब खरीदना चाहेंगे शेयर को, तो जो हमारे निफ्टी और सेंसेक्स होते हैं, बताएंगे इनका कैलकुलेशन भी, इनका भी वैल्यू बढ़ जाएगा। तो दिस इज द इकोनॉमिक लॉजिक कि क्यों इस तरह के मिशन वगैरह किए जाते हैं, ताकि इंटरनेशनल स्फीयर में ग्लोबली हमारी औकात बढ़ जाए। वहां पे 280 बिलियन टन वाटर का एक्सपेक्टेशन है चिल्ड्रन। सोचिए जब अर्थ पे पानी कम होगा तो वहीं से पाइप लगा के पानी खींच लिया जाएगा पूरा का पूरा। अब लोग कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल होगा? होगा, होगा, साइंस है, होगा। आर्टिफिशियल रेन जैसे चाइना क्रिएट करता है, दुबई क्रिएट कर लेता है, हो सकता है वहां से कुछ पानी बादलों के फॉर्म पे भेजा जाए और यहाँ के बरस जाए। एटमॉस्फेयर को यूज करेंगे फ्री में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हाँ है यहाँ पे भी, बट पानी होगा तब तो बादल बनेगा ना, वॉटर क्लियर। और उसका तो नेगेटिव भी है, नेगेटिविटी कितनी ज्यादा है, नुकसान भी कितना ज्यादा है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है क्योंकि केमिकल रेन्स है वो सब। बट जो मून से पानी आएगा वो तो नेचुरल होगा ना, उसमें तो कोई केमिकल इम्पैक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। तो वहां से बादल मैन्युफैक्चर करने की फैक्ट्री मान लीजिए मैंने लगा ली कल, मेरी कंपनी का नाम हो गया बादल रेन लिमिटेड, क्लियर। हम वहां से बादल मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं यहाँ पे। हाँ भाई, जिस कंट्री में सूखा पड़ रहा है, किसी स्टेट में सूखा पड़ रहा है, पानी की जरूरत है, हमसे खरीद लो, तो हमारी कंपनी का बादल खरीदेंगे। प्राइस रहेगी कुछ मिलीलीटर के हिसाब से लेंगे, $1 प्रति मिलीलीटर, $1 पर ml पानी लेंगे। और आएगा, ऐसा होगा। लोगों को मजाक लग रहा है, शाहजहां के टाइम पे अगर किसी ने सबमरीन की बात की होती तो शाहजहां क्या बोलते हैं, ये पगला गया, इसका सिर कलम करवा दो, तो सर कट जाता। साइंटिफिक डिस्कवरी है। 90s में किसी ने नहीं सोचा था कि जूम जैसा कुछ होगा। 90s क्या, 2019 में किसी को नहीं पता था कि जूम, वेबएक्स जैसे कोई एप्लीकेशन होंगे और इतने एफिशिएंटली लेक्चर्स और क्लासेस चल जाया करेंगे। नोबडी थॉट। तो कोविड के पहले किसी को पता था कि ऑनलाइन क्लास भी कुछ होती है? सोचिए, नर्सरी क्लास क्या, प्ले ग्रुप का बच्चा ऑनलाइन पढ़ लिया, वहां से लेके टिल PhD, P2P प्ले ग्रुप 2 PG, या पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज है, जब जरूरत पड़ती है तो चीजें अपने आप आ जाती है, एग्जिस्ट करती है हमारे अगल बगल, बट हमारा दिमाग वहां तक सोच नहीं पाता। जब हालत खराब होती है तब हम सोच लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? घर में अचानक से गेस्ट आ गए, खाना कम पड़ गया, क्या करेंगे भाई? या तो दाल में पानी मिला देंगे, या तो सब्जी में नमक बढ़ा देंगे, पॉटेट क्लियर, या मिर्ची बढ़ा देंगे, कम कम खाएं थोड़ा थोड़ा। दाल में पानी मिला दीजिए, स्ट्रॉ दे देंगे साथ में, लो भैया, व्हाट इट। तो कहते हैं ना, वो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। समझ में आ गया? तो जब जरूरत पड़ेगी चीजें ओरिजिनेट हो जाती है, नॉट टू वरी। आपको पता था फाइनेंशियल लिटरेसी जैसा कुछ होता है? कुछ नहीं पता था? चलिए, सो डिविडेंड कितना मिलेगा आदि को, अष्टम को, एंड ऑल दैट, ये आपको आता है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा यहाँ पे। ये ईपीएस क्या होता है बच्चों? मेरा वाला एग्जांपल अगर आपको याद हो, जो मैंने वे बैक आपको क्लियर किया था लास्ट सेशन में, तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो था दैट वाज 4 करोड़ रुपीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़।
4 करोड़ रुपए हमारा प्रॉफिट था बच्चों, इजंट इट? और कंपनी के पास टोटल इन्वेस्टर्स कितने थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था बच्चों 10-10 रुपए? 2 करोड़। चलिए तो मैथ सप्लाई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 रुपए कंपनी ने एक शेयर पे पैसा कमाया। कितना कमाया बच्चों? 2 रुपए। सर ये क्या है? ये है व्हाट इज नोन एज प्रॉफिट। और सर ये क्या है? मान लेते हैं ये हमारे शेयर होल्डर्स हैं और सबके पास 10-10 रुपए का एक ही शेयर है, तो आप इसे एक और नाम दे सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर। तो हमने 10 रुपए वाले 2 करोड़ शेयर मार्केट में बेचे तो 20 करोड़ आया, तो नंबर ऑफ शेयर 2 करोड़ और प्रॉफिट 4 करोड़। तो एक शेयर पे कंपनी ने कितने पैसे कमाए बच्चों? 2 रुपए। कंपनी 50 पैसा भी डिविडेंड दे सकती है, कंपनी 75 पैसे भी डिविडेंड दे सकती है, कंपनी कैन गिव 1 रुपी एज डिविडेंड, कंपनी कैन गिव 1 रुपी 50 पैसा एज डिविडेंड। बट बच्चों क्या कंपनी किसी भी हाल में 2 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती? सर कंपनी ने कमाया जितना उससे ज्यादा कहां से दे देगी? तो अर्निंग पर शेयर इज अ सुपर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन फॉर एवरी कंपनी। इससे कंपनी डिसाइड करती है कि हमारी डिविडेंड पे करने की औकात कितनी है। समझ में आ गया? तो अब आप जान गए एक बात को कि जब आपने बच्चों सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदने की सोची, किस कंपनी का शेयर सर? रिलायंस, टाटा, विप्रो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जिसका आपका मन होगा आप खरीद सकते हैं। तो आप ये चेक करेंगे कि उनका ईपीएस कितना है। आई रिपीट, उनका ईपीएस। सर इससे क्या पता लगेगा? इससे पता लगेगा अगर किसी कंपनी का ईपीएस 2 रुपए है और आप इस कंपनी में पैसा लगाते हो, मार्केट में जब आप एचडीएफसी का शेयर खरीदने गए, आपको पता लगा कि एचडीएफसी का शेयर 10 साल पहले जब बाजार में आया था, फेस वैल्यू वाज 10, इशू वैल्यू वाज 18, और आज मान लेते हैं एचडीएफसी की इशू वैल्यू लेटर से 250 रुपए है, तो बहुत ज्यादा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 250 रुपए है। तो आपको अगले साल कंपनी अगर 2 रुपए का डिविडेंड देती है, उसके लिए आज आपने कितना इन्वेस्ट किया? 250। सर आदमी पागल है क्या? 2 रुपए कमाने के लिए 250 इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल पागल नहीं है। वो 250 रुपए आज इन्वेस्ट कर रहा है ये सोचकर कि कल को कंपनी डिविडेंड भी इससे कहीं ज्यादा देगी। दे ना दे, जैसे हम पागल की तरह सोच रहे हैं, और भी तो पागल है बाजार में। कोई सोच रहा होगा कि डिविडेंड 4 रुपए मिलेगा, हम उसको आज 250 का खरीदा हुआ शेयर 350 में चिपका देंगे। पीपल अंडरस्टूड? आप रियल एस्टेट खरीदते हैं, क्या आपके मन में ये बात आती है अगर भूकंप आ गया तो जमीन तो पूरी टूट जाएगी? नहीं आती ना। आप यही सोचते हैं कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों को घर बनवाने की डिमांड बढ़ेगी, चलो जमीन खरीद लेते हैं, तो 4-5 साल में डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ेगा, बेच के निकल लेंगे। तो हर इंसान जो लैंड खरीदता है, क्या वो घर ही बनवाता है? कितने घर बनवाएगा? क्या घर वालों ने लड़ाई कर ली है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अलग अलग घर में जाके रहेगा? नो। तो पीपल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट फॉर व्हाट पर्पस? नॉट फॉर लिविंग। 1% से भी कम लोग हैं इंडिया में जो रियल एस्टेट इसलिए खरीदते हैं कि हम रहेंगे वहां पे। अरे घर तो है ऑलरेडी रहने के लिए। या मान लीजिए फर्स्ट टाइम कोई बायर है, उसने घर रहने के लिए खरीद लिया, बट सेकंड थर्ड टाइम जब वो बाइंग करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस ही है, बेसिकली उसको रहना नहीं है। तो भाई प्राइस बढ़ेगा, आई सेल एंड गो। हमसे किसी ने महंगा खरीदा, वो सोचे कल को और दाम बढ़ेगा, वो आगे किसी को बेच के चला जाएगा। तो ऐसे मार्केट में स्टॉक की ट्रेडिंग चलती रहती है। बट देर आर सर्टन कैलकुलेशन लाइक ईपीएस, पीई, व्हाट इज ऑल दिस, ये पढ़ेंगे बच्चों। तो ईपीएस सबको समझ में आ गया? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट चिल्ड्रन? नंबर ऑफ शेयर्स। तो इससे ये पता लग जाता है कि कंपनी की हैसियत कितना डिविडेंड बांटने की है, एंड पीपल अकॉर्डिंगली टेक द डिसीजंस कि हमें खरीदना चाहिए या नहीं। सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है, हजारों पैरामीटर्स हैं, हमने एक से स्टार्ट किया है। तो आप ईपीएस का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लीजिए विद एग्जांपल चिल्ड्रन। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आपने 250 रुपए में खरीद लिया एचडीएफसी का शेयर, और मान लीजिए अगले साल एचडीएफसी ने बच्चों 80% डिविडेंड अनाउंस कर दिया। कितना? 80%। अब मजे की बात सुनिएगा, एचडीएफसी ने अपना शेयर ईयर्स अगो कितने में बेचा था बाजार में? 18 रुपए में। फेस वैल्यू कितनी थी बच्चों? 10। कागज पे 10 छपा था, 18 में बेच दिया। आजकल तो डिजिटल फॉर्म में होता है, डीमैट बोलते हैं, आएगा वो भी अभी आगे। तो कंपनी ने तो 8 रुपए एक्स्ट्रा आपसे ले लिए, बट डिविडेंड विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन चिल्ड्रन फेस वैल्यू। याद रखिएगा, 12th में अकाउंटेंसी में बड़ा काम आता है। तो 80% डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया। व्हाट इज 10 रुपी का 80%? 8 रुपी।
और हमारे आप जैसे इन्वेस्टर्स ने 250 रुपए लगाकर बाजार से ये शेयर खरीदा था। तो जिन लोगों ने 15-20 साल पहले 10-10 रुपए की फेस वैल्यू में शेयर लिया था, उनको भी बच्चों 80 मिल रहा है। जिन्होंने 18-18 रुपए में लिया था, उनको भी 80% मिल रहा है, मतलब नॉट 80 रुपीज, 8 रुपए मिल रहा है। और हमने भी 250 में शेयर खरीदा, हमको भी 8 रुपए मिल रहा है। हु इज इंटेलिजेंट? 18 रुपए जिसने लगाए 8 रुपए कमाए, या 250 रुपए जिसने लगाए 8 रुपए कमाए? प्रैक्टिकली बोथ। हमने तो 250 रुपए आज लगाए हैं ना, ये 18 रुपए इसने 10 साल पहले लगाए थे। बेचारे ने 10 साल अपना पैसा भी तो ब्लॉक किया है। आप उसका भी तो थोड़ा सा इंटरेस्ट एलिमेंट जोड़ लीजिए। तो भाई अपनी नजरों में दोनों इंटेलिजेंट है, कोई बेवकूफ नहीं है। 0 0 बन गया हीरो, 5 5 एंड 5 2 इट इज 16/5। कितना आएगा बच्चों, जरा जोड़िए। 3.2%। सर ये भी कुछ होता है? हाँ ये भी कुछ होता है। इसे बोलते हैं बच्चों डिविडेंड यील्ड। आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड यील्ड। हमने पैसा लगाया ये सोचकर कि हमको कुछ डिविडेंड मिलेगा, और कंपनी ने हमें भी ठीक ठाक डिविडेंड दे ही दिया। सो दोज हु बाय द शेयर एट फेस वैल्यू एंड गेट सम डिविडेंड, उसको तो डिविडेंड परसेंटेज बोलते हैं। बट आपने फेस वैल्यू के अलावा किसी वैल्यू पे खरीदा और आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? डिविडेंड यील्ड। तो जिन लोगों ने 18 रुपए लगाए बच्चों, उनको भी 8 रुपए मिले। इनका डिविडेंड यील्ड जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज 800/18? अप्रोक्सीमेटली 44%। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज 44%। सो भाई ये तो समय समय की बात है। आपके दादाजी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी लेट अस से 5 लाख रुपीस की, आज आपके पापा ने प्रॉपर्टी खरीदी 2 करोड़ रुपए की। तो आप ये थोड़ा बोल सकते हैं कि पापा का डिसीजन गलत था, दादाजी का अच्छा था। भाई दादाजी के जमाने में प्राइस उतना ज्यादा नहीं था, इन्फ्लेशन फैक्टर की वजह से आज प्राइस बढ़ गया। दादाजी ने घर की फर्स्ट कार खरीदी थी मारुति 800 1984 में, मान लीजिए 50,000 रुपए की। आज आपके पापा ने फर्स्ट कार खरीदी अपनी अर्निंग से, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 25-26 लाख रुपए की। तो अब ये नहीं बोल सकते दादाजी बहुत जीनियस थे, हमारे पापा का डिसीजन गलत था। अरे उस समय 25 लाख की गाड़ी आती ही नहीं थी, और आज 50,000 वाली नहीं आती है। आज आधी एक्टिवा मिलेगी 50,000 रुपए में, तो आधी एक्टिवा कोई चला पाएगा क्या? सिंपल एज दैट। तो हर इंसान ने जब जो किया इंटेलिजेंटली अच्छा किया। तो पुराने लोगों का डिविडेंड यील्ड 44%, आज के लोगों का 3.2%। बट दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर, हमने डिविडेंड कमा लिया। अब परसों हम स्टॉक मार्केट में जाएंगे और हमें पता लगा एचडीएफसी का शेयर 300 रुपए का बिक रहा है। हमने 250 में अभी पिछले महीने ही खरीदा था, और अगले महीने 300 में बेच दिया। तो बच्चों हमने कितने पैसे कमा लिए? बच्चों हमने कितने पैसे कमा लिए? 50 रुपी। वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर, बहुत बढ़िया। 50 रुपए आपने कमाए, कितने रुपए इन्वेस्ट करके बच्चों? 250। तो 0 0 बन गया हीरो। 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, कितना हो गया ये? 20%। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे जरा। 20% 2 महीने में कमाया है, 2 महीने में। तो 1 महीने की कमाई हो गई 10%, और साल भर की कमाई कितनी हो गई चिल्ड्रन? 120%। सर इसे भी कुछ बोलेंगे? भाई टीचर हूं तो बोलूंगा ही बोलूंगा। इसे बोलते हैं फाइनेंस की भाषा में कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल एप्रिसिएशन। खोपड़े में बात गई या नहीं? सो शेयर पे जो डिविडेंड वाली इनकम होती है, दैट इज नोन एज डिविडेंड यील्ड। ओके। और जो आप शेयर को खरीद कर मार्केट में बेच के कमाते हो बच्चों, दैट इज नोन एज कैपिटल एप्रिसिएशन। जस्ट लाइक दैट, शेयर की जगह एक घर रख लो, फ्लैट रख लो, फ्लैट किराए पे दे दिया तो हर महीने क्या मिलेगा? रेंट। दैट इज एज गुड एज डिविडेंड। 5 साल 10 साल बाद प्राइस बढ़ा, 1 करोड़ का फ्लैट 4.5 करोड़ में बेच के निकल लिए, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। समझ में आ गया? तो जब आपकी प्रिंसिपल वैल्यू बढ़े, आप बेच के पैसा कमाओ, कैपिटल एप्रिसिएशन। उस पर रेगुलर इनकम होती जाए तो इट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। समझ में आ गया? तो ईपीएस इन्वेस्टर के लिए कैलकुलेशन बना है, जिससे वो क्रॉस चेक करता है कि उसे ये शेयर खरीदने में कितनी अर्निंग्स हो सकती है। सो लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन। चलिए इतना अपडेट कर लीजिए अपनी वर्कबुक में, फिर मैं पीई की कहानी सुनाता हूं आपको। पीई के 2 कंटेंट्स मैं आपको बताऊंगा, एक तो एग्जैक्टली एज पर द सिलेबस, और दूसरा कोरिलेटेड कंटेंट होगा।
तो पीई का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, इट इज प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। प्राइस की बात करें तो कंपनी के शेयर का क्या भाव बाजार में चल रहा है, एवरी डे बोलना गलत होगा, एवरी मिनट और सेकेंड इट फ्लक्चुएट्स, गॉट इट। बट रियलिटी में पहले मैं आपको पीई का एक सिंपल, एकदम जिसको नहीं बोलते वो क्या कहते हैं, लॉलीपॉप टाइप कैलकुलेशन बता दूं। रियल एस्टेट की बात करेंगे बच्चों, गोल्ड की बात करेंगे, और किसी कंपनी के शेयर की बात करेंगे, लेटेस्ट से रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर। मान लीजिए रियल एस्टेट आप खरीदते हैं 10 लाख रुपीस का, और गोल्ड खरीदते हैं आप 10 लाख रुपीस का, और रिलायंस के शेयर आप खरीदते हैं 10 लाख रुपए के। आपको उम्मीद है कि 10 लाख रुपए का रियल एस्टेट आपको साल के एंड में 12 लाख रुपए में बेच के 2 लाख कमा के देके जाएगा। गोल्ड आपको लग रहा है कि 10 लाख रुपए का आज खरीदेंगे तो ईयर एंड में 11 लाख रुपए में बिक जाएगा, 1 लाख कमा के देगा। और रिलायंस के शेयर्स आपको लग रहा है 10 लाख के अगर खरीदेंगे तो 1 साल के बाद ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट देकर 13 लाख में बिक जाएंगे। तो बच्चों मैथ्स तो सबको आती होगी, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे ज्यादा कमाई आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कहां पे नजर आ रही है, शेयर्स पे। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10/3 कितना होता है बच्चों, 0.33 का पीई है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10/1 इज 0.1 का पीई है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10/2 0 पॉइंट व्हाट, 10/2 कितना हो गया चिल्ड्रन, 2 1 जा 2 5 जा, जस्ट होल्ड ऑन, 3.33 आया। 3.33 उल्टा लिख दिया, जस्ट होल्ड ऑन। 3.33 का पीई, यहाँ पे पीई आएगा चिल्ड्रन 10 का, और यहाँ पे पीई आएगा 5 का। सबको इतनी बात समझ में आ गई? तो एक बात तो ये भी क्लियर हो गई कि आपको सबसे ज्यादा पीई किसका नजर आ रहा है बच्चों, रियल एस्टेट का, गोल्ड का, या शेयर्स का, गोल्ड का। सबसे ज्यादा कमाई आपने कहां पे की थी बच्चों, शेयर्स पे। तो जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये पीई देखना चाहिए। तो बच्चों छोटा पीई अच्छा होता है कि बड़ा पीई अच्छा होता है, छोटा पीई अच्छा होता है, बड़ा पीई अच्छा नहीं होता। अब कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में इट इज प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। बाजार में शेयर का प्राइस कितना है डिवाइडेड बाय ईपीएस। मेरे एग्जाम्पल में आपको 2 रुपए नजर आ रहा था डिविडेंड, 2 रुपए नजर आ रहा था डिविडेंड, जो कंपनी बांट सकती थी, जो कंपनी बांट सकती थी, बांटेगी कि नहीं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, जो बांट सकती थी। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स जरा लेते हैं, और दोनों एग्जाम्पल्स में हम 2 कंपनीज के नाम लिखते हैं, ठीक है। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक है एचडीएफसी। मान लेते हैं बच्चों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ईपीएस है दैट इज लेटस से 3 रुपी। कितना है एसबीआई का ईपीएस, 3 रुपए। और मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर मान लेते हैं लेटस से 300 रुपए। एचडीएफसी का ईपीएस 2 रुपए है और मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर 250। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 250 रुपए लगाकर 2 रुपए की कमाई, और 300 रुपए लगाकर 3 रुपए की कमाई, व्हाट साउंड्स बेटर? 250 रुपए लगाकर 2 रुपए की कमाई और 300 रुपए लगा के 3 रुपए की कमाई, व्हाट साउंड्स बेटर? है ना कंफ्यूजिंग कैलकुलेशन? तो इसीलिए फॉर्मूला बना दिया गया। तो जरा अप्लाई करें बच्चों आप लोग, 300/3 एंड 250/2 कितना आएगा? यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 125। किसका आपको प्राइस अपॉन अर्निंग कम नजर आ रहा है बच्चों? एसबीआई का। और किसका ज्यादा नजर आ रहा है? अब देखिए फाइनेंस पढ़ना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्लास 5 की मैथ्स आनी चाहिए बस। 3 रुपए कमाओ 300 लगाकर, मतलब 1 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए लगाना पड़ेगा, 2 रुपए कमाने के लिए 200 लगाना पड़ेगा, और 3 रुपए कमाने के लिए 300। तो अगर यहाँ पे 3 की कमाई होगी 300 लगाकर, तो भाई 250 लगाकर कम से कम 2.5 रुपए की कमाई हो, तब तो बराबर की बात आएगी।
नहीं समझ में आई बात? 3 रुपए कमाएंगे 300 लगाकर, तो अगर 2 की कमाई हो रही है तो कितना लगाना चाहिए एसबीआई के हिसाब से? सिर्फ 200। समझ में आ गया? तो किसका शेयर खरीदना फायदेमंद है बच्चों? एसबीआई का। क्यों सर एसबीआई का शेयर खरीदना फायदेमंद है? आप 3 कमाएंगे बाय इन्वेस्टिंग 300, और यहाँ पे कमाएंगे 2, और लगाना कितना पड़ेगा? 250। तो 50 रुपए आपके ज्यादा लग रहे हैं ना यहाँ पे। तो इसलिए बोलते हैं कि पीई जितना कम होगा उतना अच्छा है, और जितना ज्यादा होगा उतना खराब है। तो सर हमें ये कहीं से कैलकुलेशन मिल भी जाएंगे? बिल्कुल। हर दिन शाम को स्टॉक मार्केट का डेटा जब अपडेट होता है 4 बजे के बाद, तो न्यूज़पेपर एजेंसीज को डेटा दे दिया जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स जैसा न्यूज़पेपर आप बच्चे पढ़ सकते हैं। संडे वाला मत पढ़ा करिए, वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज सैटरडे स्टॉक मार्केट हमारे इंडिया में बंद रहता है। इट वर्क्स ऑन मंडे टू फ्राइडे ओनली। ठीक है? तो सैटरडे वाले न्यूज़पेपर में, थर्सडे वाले न्यूज़पेपर में, फ्राइडे वाले न्यूज़पेपर में, वेडनेसडे वाले में आपको मिल जाएगा डेटा। सर मंडे को मिलेगा? मंडे का डेटा ट्यूसडे को मिलेगा, क्योंकि संडे को मार्केट बंद था। तो मंडे को स्टॉक मार्केट का न्यूज़पेपर कोई काम का नहीं होता, क्योंकि संडे को कोई काम ही नहीं हुआ है। ओके, वहां पे आपको हर कंपनी के पीई नजर आते हैं। तो जिस कंपनी का पीई छोटा हो, आई रिपीट पीई छोटा हो, और ईपीएस बड़ा हो, दैट साउंड्स एज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ईपीएस 3 रुपए और पीई 100, बढ़िया था। ईपीएस 2 रुपए और पीई 125, उतना बढ़िया नहीं था। तो बस ये बात समझ में आ गई। सिर्फ ईपीएस नहीं है, पी भी है, और भी बच्चों ढेर सारे कैलकुलेशन है। क्लास 12 के अकाउंटेंसी सिलेबस में पार्ट बी में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, वहां पे कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे पढ़ाए जाते हैं जहां पे आप इन रेशियोज की मदद से किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए, किन में ना किया जाए, पहचान सकते हैं। व्हाट इट? और इसी को बच्चों पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, कि जब आप कंपनी की बुक्स का डेटा, प्रॉफिट वगैरह वगैरह वैल्यूज निकाल के एनालाइज करते हैं कि हम इसे खरीदेंगे ना खरीदें, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली। ओके, तो पीई की कहानी समझ में आ गई सबको? तो पीई शुड बी स्मॉल और बिग चिल्ड्रन, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। ओके, सबको ईपीएस और पीई की कहानी समझ में आ गई बच्चों? चिल्ड्रन, ईपीएस और पीई की कहानी समझ में आ गई? चलिए। Yes. Established in 1602, Amsterdam Stock Exchange is the oldest in the world. एंट्रूप में 1460 में सेटअप हुआ था, उसका मॉडिफाइड वर्जन ये था। ये इक्विटी शेयर क्या होता है? कंपनी शेयर्स जब इशू करती है बच्चों, तो ये 2 तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज इक्विटी एंड अदर इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड टू लेस नंबर ऑफ पीपल। कंपेरेटिवली ये महंगे होते हैं, और अगर कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो डिविडेंड डेट शेयर आपको मिलना ही मिलना है, कंपनी रोक नहीं सकती। इक्विटी शेयर्स पे चिल्ड्रन, प्रॉफिट होने के बावजूद भी कंपनी आपको डिनाई कर सकती है कि भाई अभी हम नई कंपनी है, तो लेट री इन्वेस्ट सम मनी इनटू द बिजनेस। कल को जब प्रॉफिट होगा तो हम आपके साथ हिस्सा बांटी कर लेंगे। तो प्रॉफिट होने के बावजूद भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। बट अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो आप बच्चों डिनाई कर ही नहीं सकते, उनको तो आपको डिविडेंड प्रॉफिट में हिस्सा देना ही देना है। नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं बच्चों। जब डायरेक्टर का, कंपनी के सो कॉल्ड ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है, इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड टू वोट, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। कल को जब कंपनी बंद होती है, कंपनी का वाइंड अप होता है, एसेट्स बिकती हैं, तो अपने आउटसाइड लाइबिलिटीज को पैसा देने के बाद सबसे पहले बचा हुआ पैसा दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद अगर बचेगा तो विल गिव मनी टू इक्विटी। तो सबसे दयनीय हीन भावना वाले कौन से शेयर होल्डर्स हुए? इक्विटी। समझ में आ गया? बट इनके पास ही कंपनी के कंट्रोलिंग राइट्स होते हैं, क्योंकि वोटिंग पावर इन्हीं के पास है। और मार्केट में भी जिन शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है बच्चों, दे आर इक्विटी एंड नॉट प्रेफरेंस। तो अंडरस्टूड व्हाट इज इक्विटी शेयर्स? पक्का? तो 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप होमवर्क में लिख लेंगे जो मैंने आपको बताई हैं। पहली, प्रॉफिट होने के बाद भी डिविडेंड कैन बी डिनाइड। In case of voting, they have voting rights. They have the rights to select the director for the company. And when the company gets wound up, they are the last to be paid. पैसे नहीं बचे, जय माता दी। समझ में आ गया? तो कुंडली दिखाकर इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करिएगा। फाइन। रिलायंस पार्ट टू रेज आईपीओ एट द फेस वैल्यू ऑफ 10। ये अनिल अंबानी जी ने पब्लिक को बेवकूफ बनाया था कायदे से, और शेयर बेचने के बाद भी 3-4 साल तक इनकी कंपनी सो कॉल्ड पावर जनरेशन स्टार्ट नहीं कर पाई। इस समय गूगल करके देख लीजिएगा, होगा 2-4-5 रुपए का इनका शेयर, या किसी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया तो शायद हैसियत बढ़ गई होगी।
देन बच्चों एक शब्द यहां पे नजर आ रहा है आपको, लिस्टिंग। अब लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? लिस्टिंग एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में आज से खरीदा बेचा जाएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि गवर्नमेंट ने वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर दी इन बिटवीन लखनऊ टू लंदन। सर इतनी बड़ी ट्रेन सर जाएगी कैसे? नेपाल और मॉरिशस के रास्ते, रशिया के रास्ते होते हुए चली जाएगी, बीच में इसको इंग्लिश चैनल क्रॉस कराते टाइम शिप पे लाद देंगे। व्हाट इट। और ये ट्रेन का टिकट आपको लेटर से कानपुर से मिल जाएगा, प्रयागराज से मिल जाएगा, बट न्यू दिल्ली से नहीं मिलेगा। तो व्हील से कि ये ट्रेन न्यू दिल्ली पे लिस्टेड नहीं है। आई रिपीट चिल्ड्रन, ये ट्रेन न्यू दिल्ली पे लिस्टेड नहीं है, बट कानपुर और प्रयागराज पे लिस्टेड है। तो लिस्टिंग शब्द का मतलब होता है एक ऑफिशियल अग्रीमेंट कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में कि आप बाजार में शेयर बेचिए, कल को आपके लोग जब यहाँ पे आते हैं फर्दर उसे बेचने के लिए, हम उन्हें सारी फैसिलिटीज देंगे। तो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ लिस्टिंग बेसिकली। तो व्हाट कंपनीज डू, एक तरफ वो मार्केट में आईपीओ रेस करके लोगों से पैसा लेती हैं, दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज के साथ अग्रीमेंट करती हैं कि भाई हम आज 26 नवंबर है, 30 नवंबर तक शेयर्स का पैसे का लेन देन करके 2 दिसंबर तक लोगों को शेयर्स बेच भी देंगे, मतलब अलॉट कर देंगे, उनके पास शेयर्स चले जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज कहेगा ठीक है नो प्रॉब्लम, 3 दिसंबर ऑनवर्ड्स हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में आपकी डिटेल्स अपडेट कर देंगे। Whosoever comes to sell your company's share और buy your company's share in the stock market, हम सारी फैसिलिटी, सारी सहूलतें शॉपिंग की दे देंगे। समझ में आ गया? तो आपने मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी लेटर से शॉपिंग मॉल में एक दुकान खरीदी, तो जब उस शॉपिंग मॉल का इनॉग्रेशन होगा, आपकी शॉप का भी शटर उठ जाएगा एंड यू हैपन टू से कि हमारी शॉप आज से स्टार्ट हो गई। मान लीजिए शॉपिंग मॉल खुला 10 दिन पहले, आपकी शॉप आज स्टार्ट हुई है, आज आपकी शॉप का इनॉग्रेशन था, तो आप बोलेंगे कि लिस्टिंग आपकी आज से हुई है। तो लिस्टिंग इज जस्ट लाइक अ सो कॉल्ड टेक्निक वेयर स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू द पीपल हु होल्ड कंपनी शेयर्स एंड दे विल टू सेल देम। समझ में आ गया? तो अगर आपने पब्लिक को तो शेयर बेच दिया, बट स्टॉक मार्केट में आपने स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई अग्रीमेंट वगैरह किया ही नहीं, तो क्या आपका शेयर लिस्ट होगा? नहीं होगा। आपके लोग शेयर बेच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बेच पाएंगे। तो कंपनी जब मार्केट में कार लॉन्च करती है, उसके पहले सर्विस सेंटर को इंस्ट्रक्शन दे देती है कि भाई फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर में है और हमने कार पब्लिक को बेच दी है, 3 दिन के अंदर उस गाड़ियों की सर्विसिंग कराने के लोग आ सकते हैं, तो आप 3 दिन के अंदर अपना सर्विस सेंटर इक्विप कर लीजिए। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, व्हाट इज फेस वैल्यू? नीडलेस टू टेल, सबको पता है। द वैल्यू ऑफ अ शेयर विच इज लिस्टेड ऑन द फेस ऑफ द सर्टिफिकेट इज नोन एज फेस वैल्यू। बट बच्चों आजकल जो ये शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, ये कागज का टुकड़ा नहीं होता, नाउ इट इज डिजिटल। और इसके लिए एक आप अकाउंट खोलते हैं जिसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। क्या होता है डीमैट अकाउंट? मैं उसका भी जिक्र करूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। न्यूज आ गई बाजार में, कर्निक्स माइक्रोसिस्टम्स इंडिया हैज रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ 10%। तो बच्चों 10% का डिविडेंड है और 10 रुपए इन माय एग्जाम्पल फेस वैल्यू है और 115 रुपए 40 पैसे इसकी मार्केट प्राइस है। कितनी? तो जिन लोगों ने सो कॉल्ड 115 रुपए 40 पैसे का शेयर खरीदा, उन बेचारों को डिविडेंड कितना मिलेगा? सिर्फ 1 रुपए। सर कैसे 1 रुपए? अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर? 10, और डिविडेंड कितने परसेंट का है? 10%। तो 1 रुपए आप कमाएंगे 115 रुपए 40 पैसे लगा के। तो जरा देख लें व्हाट इज योर डिविडेंड यील्ड चिल्ड्रन? 0.86%, 1% से भी कम। सर इससे अच्छा तो पैसा सेविंग अकाउंट में डाल देते, तो 3-2.5%, 4% इंटरेस्ट, 3.5% लगभग मिल जाता। तो बच्चों इट्स अ गुड न्यूज और बैड न्यूज? बैड न्यूज। और इसीलिए इस शेयर का भाव 4.98%, आई रिपीट चिल्ड्रन, 4.98% गिर गया, क्योंकि लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये गंदी बात सुनकर। यही 10% अगर 250% होता, 25 रुपए का डिविडेंड 10 रुपए के शेयर पे, तो ये जो 4.98% गिरा है, ये शायद 20-25%
बढ़ जाता। तो कोई भी फेवरेबल न्यूज आती है ना बच्चों, कंपनी के बारे में, कंट्री के बारे में, तो शेयर प्राइसेस बढ़ जाते। सर वो चंद्रायन तो फेवरेबल था, अगले दिन इंडेक्स गिर गया। हाँ, मेरे को भी उम्मीद थी बढ़ेगा, बट गिर क्यों गया? लोगों को अभी उतना इंटरेस्ट नहीं है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आएगा, फिर एक दो दिन बाद से बढ़ना स्टार्ट भी हो गया, अभी बढ़ेगा, डोंट वरी, परेशान बिल्कुल मत होइए। 2040-50 तक इट इज इंडियन डेज चिल्ड्रन ओनली। व्हाट इट, तो कहीं देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कमा लेंगे आप इसी देश के अंदर। सो चिल्ड्रन, रीजन इज अंडरस्टूड वेल बच्चों, रीजन इज अंडरस्टूड वेल। तो बैड न्यूज शेयर प्राइसेस को नीचे ले जाता है, गुड न्यूज बढ़ा देता है। गॉट इट क्लियर? सर वो कैप्टन अमेरिका की शादी हो गई सर, गुड न्यूज है। अरे गुड न्यूज रिलेटेड टू मार्केट होनी चाहिए। फाइन। तो मान लीजिए कल को हमारा चंद्रयान 3, 10-11 दिन बचे अभी उसके, और वहां पे उसके बाद अंधेरा छा जाएगा। 14 दिन अंधेरा, 14 दिन सवेरा, ऐसे ही चलता है ना वहां पे, तो लूनर डेज 14 जो बोलते हैं। मान लीजिए वो कंफर्म बता दे कि यहाँ पे 280 बिलियन डॉलर्स का वाटर रिसोर्स है। अमेरिका वाले तो पगला ही जाएंगे, तुरंत तुरंत आनन फानन में और रॉकेट भेज देंगे अपने ऊपर। लॉजिक समझ में आ गया? बट अगर मान लीजिए हमारे चंद्रयान से कोई रिबन निकला है और रिबन पूरी टेरिटरी को घेर ले और कहे ये इंडिया का, हमने कब्जा कर लिया, जाओ अब देखते हैं कौन है, और यहाँ के कोई लोफर लफंगों को, हिंदुस्तानियों को वहां भेज दिया जाए, तो भाई अभी हमारी जमीन हो गई। तो अगेन क्या होगा? स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। और सबसे पहले किस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा बच्चों? जो बिस्लरी का मिनरल वाटर बनाते हैं, क्योंकि वो इसरो से बोलेंगे भाई हम आपको असिस्ट करेंगे, हमारी वहां मशीनें लगवा दीजिए, हम वहां पे प्लांट सेटअप करने को तैयार है, एम्प्लॉयज को भेजने को तैयार है। अब उनको लगा भाई सीईओ किसको बनाया जाए, तो मेरे को उन्होंने फोन किया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बन पाऊंगा, आई हैव माय फाइनेंशियल लिटरेसी क्लासेस एवरी संडे। कह रहे सर एडवाइजरी बोर्ड में आ जाइए। मैंने कहा चलिए एडवाइजरी बोर्ड में आ जाएंगे, हो सकता है लाखों बिलियन डॉलर उसके लिए सैलरी भी दे दे वो लोग मेरे को। समझ में आ गई बच्चों बात? तो फेवरेबल न्यूज इज गोइंग टू अपग्रेड द शेयर प्राइसेस, अनफेवरेबल बढ़ 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 नीचे गिरा देगा। अपडेट करिए बच्चों इसको, डिविडेंड यील्ड को। तो ये कहानी सबको समझ में आ गई? डिविडेंड क्या होता है, अंडरस्टूड चलन? टोटल मार्केट ऑल एनएससी लिस्टेड फर्म टुवर्ड्स ट्रिलियन डॉलर। अब ये सब कहानी थोड़ी आगे की है, ये हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे बच्चों। गॉट इट? तो आज की सेवा यही समाप्त होती है। काफी कंसंट्रेटेड लेक्चर था, काफी चीजें आपने समझी, तो एक बार इसका वीडियो देखकर अपडेट जरूर कर लीजिएगा अपने आप को बच्चों। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर